गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी अब व्याकरण की बुक में पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो बच्चों भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। वह जो साधन है वह भाषा कहलाता है। ठीक है, हम सभी के मन में अनेक प्रकार के भाव और विचार आते रहते हैं। कभी न कभी उन विचारों एवं भावों को हम विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। आज से लाखों वर्ष पहले भी आदि मानव को अपने मन की बातें समझाने की आवश्यकता पड़ती थी। पहले वह अपने हाथों, सिर आदि को हिलाकर कुछ इशारे करना सीखा, परंतु उसने पाया कि इस प्रकार से वह अपने मन में उत्पन्न होने वाले समस्त भावों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में असमर्थ है। तब उसने अपने मुख से निकलने वाली ध्वनियों को व्यवस्थित कर बातचीत करना सीखा। इस प्रकार विचारों के आदान प्रदान के रूप में भाषा का जन्म हुआ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा सभी प्रकार के विचारों एवं भावों का आदान प्रदान स्पष्ट रूप से किया जाता है। संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने अलग अलग ध्वनियों के साथ साथ अलग अलग भाषाओं का निर्माण किया, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, ईरान में फारसी, रूस में रूसी आदि। यहाँ तक कि एक ही देश के विभिन्न इलाकों में भी विभिन्न भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे भारत के उत्तर में हिंदी, उर्दू, पंजाबी आदि, तो दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि। आगे देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। ये भाषा का प्राचीनतम प्रचलित रूप है। ठीक है, लिखित भाषा देखिए, भाषा के जिस रूप के द्वारा हम लिखकर दूसरों तक अपने मन के विचार पहुंचाते हैं और पढ़कर उनको समझते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही कर सकते हैं, इसलिए इसका क्षेत्र मौखिक भाषा की तुलना में सीमित है। सांकेतिक भाषा, आपने सड़क पर लाल बत्ती के साथ अन्य कई प्रकार के संकेत चिन्ह बोर्ड देखे होंगे। सड़क पर बनी सफ़ेद समांतर रेखाएं पैदल पथ पार का संकेत देती हैं तथा भागते बच्चे वाला बोर्ड संकेत करता है कि समीप ही कोई विद्यालय है, अतएव वाहन धीरे चलाएं। इस प्रकार अनेक संकेत होते हैं जो अपनी अपनी बात कहते हैं। चौराहे पर खड़े पुलिसकर्मी द्वारा वाहनों के आवागमन का निर्देश, कंडक्टर द्वारा सीटी बजाकर बस आगे बढ़ाने का इशारा आदि भाषिक जो है वो संकेत हैं, परंतु इन संकेतों का सीमित उपयोग के कारण इन्हें भाषा का रूप नहीं माना जा सकता। आगे देखिए, हमारी मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृ नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए, माता की भाषा। माता की भाषा यानी कि जो हम अपने परिवार में सीखते हैं वह मातृभाषा कहलाती है। वह भाषा जो एक शिशु जन्म के बाद सबसे पहले अपनी माँ और अपने परिवार से सुनकर सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति की मातृभाषा उसके जन्म स्थान एवं परवरिश करने वाले की भाषा पर निर्भर करती है। जैसे पंजाब में जन्मे बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होगी, केरल में जन्मे बच्चे की मलयालम। बोली क्या होती है? देखिए, किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग होने वाली भाषा बोली कहलाती है। अपने नाम के अनुसार इसका प्रयोग प्राय बोलने के लिए किया जाता है। क्षेत्र के बाहर इसको न समझा जाता है, न इसमें साहित्य की रचनाएं होती हैं। यह भाषा का अल्प विकसित रूप है। जब कोई बोली थोड़ी विकसित हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वह उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। जब बोली के अंदर साहित्य की रचनाएं होने लग जाती हैं तो वो उपभाषा बन जाती है। उपभाषा के क्षेत्र में विशेष के लोग साहित्य की रचना भी करते हैं। जैसी मैथिली उपभाषा है, उसमें महाकवि विद्यापति ने पदावली की रचना की है। अवधी उपभाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे अमर ग्रंथ की रचना की है। लिपि देखिए बच्चों, लिपि क्या होती है? जब हम कोई भी शब्द वर्ण बोलते हैं तो उसको लिखने के जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। विश्व में प्रचलित सभी भाषाओं की लिपियां होती हैं, परंतु कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जिनकी लिपियां समान होती हैं। जैसे हिंदी, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जिनकी एक से अधिक लिपि हैं। जैसे भारत के पश्चिमी तट पर बोली जाने वाली कोंकणी भाषा की 5 लिपियां हैं। भारत की अधिकांश लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, परंतु उर्दू भाषा की लिपि फारसी जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। कुछ प्रमुख लिपियां व उनके रूप यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे हिंदी की देवनागरी है जो क ख ग में लिखी जाती है, अंग्रेजी की रोमन ABC में, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी है। ठीक है,
समय के साथ साथ कभी कभी लिपि चिन्हों में आंशिक परिवर्तन किया जाता है। जैसे देवनागरी में पहले अ, री, ख, छ, झ, ण तथा ल को कर्म से कैसे लिखते थे, यहाँ पे लिख के बता रखा है कि इस प्रकार से लिखा जाता था, परंतु इन रूपों में अक्सर अन्य वर्णों का भ्रम हो जाया करता था, इसलिए इनके रूपों में परिवर्तन किया गया। ठीक है, आगे देखिए भारत की राजभाषा। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है भारत की राजभाषा। भारत में हिंदी है वो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और विश्व में हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा है जिसके अनेक क्षेत्रीय रूप हैं। इन रूपों में सबसे मुख्य है खड़ी बोली। हिंदी से संबंधित अनेक उपभाषाएं व बोलियां हैं। आगे देखिए व्याकरण। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करके ही भाषा का शुद्ध प्रयोग किया जाता है। भाषा के ये नियम हमें व्याकरण से ही मिलते हैं, यानी कि किसी भी भाषा के हम जब तक व्याकरण का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वह भाषा हमें शुद्ध रूप से बोलनी, लिखनी और पढ़नी नहीं आएगी। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं प्रमुख, जो हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसमें लिपि चिन्हों पर विचार किया जाता है। वर्ण भेद, अक्षर, उच्चारण, मात्रा का ज्ञान वर्ण विचार में होता है। शब्द विचार में शब्दों के भेद, शब्द रचना, शब्द परिवर्तन आदि का ज्ञान होता है। और वाक्य विचार में वाक्य भेद, वाक्य का निर्माण, विराम चिन्हों का वर्णन किया जाता है, जो हम आगे के चैप्टरों में, आगे के पाठों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका ये पाठ है वो समाप्त हो गया है। इसके प्रश्न उत्तर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको चैप्टर पढ़ लेना है, बहुत इजी है और हम शायद 3री-4थी कक्षा से भाषा, लिपि, व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। जब तक आपके स्कूल ओपन नहीं हो जाते तब तक आपको घर से ही पढ़ना है। पढ़ाई को अनदेखा ना करें, अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें। धन्यवाद बच्चों।